हेलो गाइस, वेलकम, मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से आपको एक इंतजार था कि इंटरमीडिएट का बही खाता एवं लेखा शास्त्र की वीडियो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाली कि इंटर में कौन कौन से क्वेश्चंस इस वर्ष 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कोविड-19 के कारण इस वर्ष पढ़ाई सही से नहीं हो पाई। हमारे जो कुछ दोस्त लोग हैं वो सही से कोचिंग नहीं कर पाए और कॉलेज में भी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई। तो आपकी मदद के लिए हमने एक बीड़ा उठाया कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जहां पर भी आप हैं, जहां ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। उस तैयारी के साथ में आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लिया है इसको और जोड़ लीजिएगा। आज मैंने इतने क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं कि इन क्वेश्चन में से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। न्यूमेरिकल के बारे में मैं और नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो वरना लंबी हो सकती है। तो आपकी तैयारी जैसी भी है बस आज से लग जाइएगा इन क्वेश्चनों को तैयार करते हुए। ओके, आप समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छी मार्किंग आएगी। बोर्ड परीक्षा में पेपर को कैसे सॉल्व करें ये वीडियो मेरी और देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक स्टेप बाय स्टेप हम नहीं चलेंगे तब तक हमें अच्छी मार्किंग नहीं प्राप्त हो पाती है। दोस्तों, अगर हमें दूसरों से अच्छे नंबर लाना है तो हमारी जो कॉपी है, हमारे आगे बैठे हुए बच्चे, हमारे पीछे बैठे हुए बच्चों से अलग ही होनी चाहिए। पीछे वालों से भले ही ना हो, लेकिन जिनकी कॉपियां पहले से चेक होती चली आ रही हैं उनकी कॉपियों से अगर हमारी कॉपी अलग है, अच्छी है, अट्रैक्टिव है और लिखा हुआ पूरा एकदम टू द पॉइंट है तो समझ लीजिएगा कि फुल मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। राइटिंग का 1-8% कट गया तो कट गया, वरना अच्छे मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमने वीडियो लिया है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हमने लिया है कि क्लास 12th के लिए बही खाता एवं लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी जिसे आप कहते हो, उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं तो हैं कौन से। ओके, वैसे तो हम ऑफलाइन क्लासेस में अपने ये सब बता ही देते हैं, लेकिन अब जरूरत है कि थोड़ा बाहर निकला जाए और एक नए तरीके से समझाया जाए जिससे उन लोगों को फायदा होने के साथ साथ आप लोगों को भी फायदा हो। और आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में पूरा इनका अर्थ एक नोट्स बना लीजिएगा। कॉपी या बनी हुई हो तो कोई बात नहीं, उसी मार्क कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न के लिए बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर इनके आंसर कहीं ना मिले तो अपने ऑफिस का मैं एक नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, सारे आंसर हमारे पास तैयार हैं, हम आपके लिए सेंड कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझने की है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के लिए चलिए मैं दे ही देता हूं, 9719811101। ये हमारे ऑफिस का एक नंबर है व्हाट्सएप। इस पे अपना नाम, एड्रेस और क्लास, ये 3 चीजें, नाम, एड्रेस, क्लास, 3 चीजें इस पर भेजकर और आप जो ग्रुप चल रहा है ऑफलाइन का उसमें जुड़ सकते हैं। जो उनको इंपॉर्टेंट दिए हैं, जो उनको नोट्स दिए हैं, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से धीरे धीरे या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी हो तो ना भेजें, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर आ जाते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। कई कई दिन के बाद रिप्लाई दिया जाता है। तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। यहां पर मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जबकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और जो 3 आएंगे वो इन 5 में से ही होंगे, 100% होंगे। और कौन कौन से होंगे वीडियो के अंत में ये भी बता दूंगा कि वो 3 क्वेश्चन इन्हीं में से कौन से, यानी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपके लिए मैं दे दूंगा, जिससे सबसे पहले आप वो ही तैयार कर लो। पहला क्वेश्चन है, साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी की विशेषताएं लिखो। साझेदारी कितने प्रकार की होती है। साझेदारी संलेख का वर्णन करते हुए साझेदार के अवकाश के समय समायोजनाओं को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साझेदारी संलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साझेदारी संलेख। ओके, साझेदारी किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर
किसी फर्म को बनाते हैं और साथ साथ में कार्य का विभाजन करके लाभ हानि का बंटवारा की शर्तों को तय करके आपस में मिलकर के व्यापार करते हैं, ऐसी संस्था को, ऐसी फर्म को हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब इच्छा अनुसार है कि हम कराएं या ना कराएं। साझेदारी की विशेषताएं, यू नो वेरी वेल दैट देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आप उनको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट चलते चलिएगा, क्योंकि नोट चाहिए होंगे तो हम आपको खुद इस नंबर पे सेंड कर देंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन के बारे में समझाता चल रहा हूं जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। ओके, साझेदारी कितने प्रकार की होती है भैया? वैध है, अवैध है, सीमित है, असीमित है, निश्चित दायित्व वाली है, अनिश्चित दायित्व वाली है। ठीक है, तो इस तरह के कम से कम नहीं तो 8-10 प्रकार की साझेदारी है, उसको आप लिख लीजिएगा। साझेदारी संलेख क्या चीज होता है? साझेदारी संलेख सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साझेदारी का, क्योंकि जिसमें सभी शर्तें लिखी जाती हैं, फर्म का नाम, साझेदारों के नाम, उनके द्वारा लाई हुई पूंजी, व्यापार कहां कहां होगा, कौन क्या काम करेगा, कितना लाभ किसे मिलेगा, पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा, आहरण पे ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें जिस संलेख में लिखी हुई होती हैं उसी को हम कहते हैं दोस्तों साझेदारी संलेख। अब अवकाश ग्रहण, साझेदार के अवकाश ग्रहण की समझ समायोजनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है और उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट होती हैं उनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, तो ये पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क का तैयार हो जाता है। ओके, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है सब 10-10 नंबर के आएंगे। न्यूमेरिकल तो आ ही रहे हैं और साथ में ये थ्योरी उनके अथवा में लगी हुई आ रही है इस बार। और न्यूमेरिकल कौन कौन से आ रहा है मैं अभी बता देता हूं। पार्टनरशिप में से एक न्यूमेरिकल 100% आ रहा है नए साझेदारी का प्रवेश से। दूसरा क्वेश्चन अंश पूंजी से सरल ही आ रहा है। ये तो मेरे पास क्वेश्चन भी पूरे मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं। अंश वाला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और तीसरा डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और चौथा जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते हैं उनसे एक न्यूमेरिकल आ रहा है। ये चारों न्यूमेरिकल आ रहे हैं और चारों न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे से खुद तैयार कर चुके होंगे। अगर उनमें कहीं कमी रह रही है तो वो यहां से आप थ्योरी को पूरा कर लीजिए। विनियोग खाते इस बार नहीं आ रहा है क्योंकि वो 30% जो सिलेबस कट हुआ है वो हट गया है उसमें। ठीक है, तो और भी वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से सिलेबस से हटे हैं या आपको खुद पता होगा। अगर ना पता हो तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। अगला है कंपनी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी के अंश पूंजी का वर्णन कीजिए। पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आपकी किताबों में कहीं कहीं 8 ही प्रकार होंगे जबकि ये 9 प्रकार के होते हैं। हमारे जो नोट्स मिलेंगे आपको 9 प्रकार के होंगे उसमें, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें 9 प्रकार भी दिए हुए हैं। ओके, शोधनीय, अशोधनीय, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, भागयुक्त, अभागयुक्त, विमोचनशील, अविमोचनशील, और एक होते हैं प्रत्याभूतित। ठीक है, तो इनके 9 प्रकार हैं, समझ लीजिए। समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर है? समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं और इनको जो लाभांश है सबसे बाद में मिलता है, पूंजी भी सबसे बाद में दी जाती है। पूर्वाधिकार हर चीज में पहला अधिकार रखते हैं। अब आप सोचोगे कि फिर लोग समता अंशों में पैसा क्यों लगाते हैं, पूर्वाधिकार में क्यों नहीं लगाते हैं? दोस्तों समता अंशधारी को अगर फायदा होता है तो सबसे ज्यादा होता है, और अगर नुकसान होता है तो भी उनके लिए होता है। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा फायदा होता है। ओके, तो इस प्रकार से अगला तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और ऋण पत्रों के शोधन की विधियां, ये जरूर आ रहा है, शोधन की विधियां कौन कौन सी हैं। शोधन का मतलब होता है दोस्तों भुगतान। अब ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋण प्लस पत्र। ऋण का मतलब लोन से और पत्र का मतलब कागज से, यानी जनता से जितना हमने पैसा लिया है उस लिए गए पैसे के बदले में जो कागज दिया गया है उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। अब वो ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाहक ऋण पत्र, पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र, बंधक ऋण पत्र, ठीक है, नग्न ऋण पत्र। ठीक है, तो इस तरह से करीब 6-7 प्रकार हैं ऋण पत्रों के, उन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगला है हिरास किसे कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल आने की ज्यादा संभावना है। और अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो थ्योरी में यही प्रश्न आपको मिलेगा कि हिरास किसे कहते हैं? किसी भी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे स्थायी कमी को हम हिरास कहते हैं। स्थायी कमी का मतलब एक बार अगर कमी हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए कमी हो गई, ये इसकी विशेषता होती है डेप्रिसिएशन की। ओके,
तो डेप्रिसिएशन क्या है, ह्रास क्या है? किसी भी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे होने वाली स्थायी कमी को हम क्या कहते हैं? ह्रास। क्यों होता है ह्रास, क्यों लगता है? प्रयोग के कारण, अप्रचलन के कारण, दुर्घटना के कारण, समय व्यतीत हो जाने के कारण, घिसावट के कारण, ठीक है, और उसकी क्षमता कम हो जाने के कारण, उसमें खर्चे अधिक आ जाएं इस कारण से, यानी बहुत ऐसे कारण हैं जिन कारण से दोस्तों डेप्रिसिएशन लगता है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं उस कारण से भी डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, अगर कोई चीज अप्रचलन में आ जाती है, अप्रचलन का मतलब है जिसका प्रयोग करना लोग छोड़ देते हैं, तब भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो समय स्थान परिवर्तन से भी उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये सारे कारण हैं कि मतलब ह्रास क्यों लगता है। और ह्रास लगाने की विधियां आप बहुत अच्छे जानते हो। स्थायी किस्त पद्धति है और क्रमागत ह्रास पद्धति है, ह्रास कोष पद्धति है, वार्षिक वृत्ति पद्धति है, मशीन घंटा दर पद्धति है। ये तमाम पद्धतियां हैं, इन सबको तैयार कर लीजिएगा और एक के बारे में बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा। ओके, अगला है गैर व्यापारिक संस्थाओं का। अरे वे संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना, समाज की सेवा करना है, ऐसी संस्थाओं को हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। और इनकी विशेषताएं यही होती हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते को नमूना से समझाइए। देखिए इन दो में से दोस्तों एक आएगा, कौन सा आएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन 100% इनमें से एक आएगा। और हो सकता है कि 10 नंबर में दोनों रख दिए जाएं। ओके, तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे। मात्र 5 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और इन 5 लॉन्ग क्वेश्चनों को अगर कहीं पर तैयार करने में दिक्कत आ रही हो, आपके लिए मैंने नंबर लिख दिया है। ओके, और ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे मैं बहुत सारी वीडियो जो आप मांगोगे मैं बना बना के आपको देता रहूंगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं? ये दोस्तों 5 नंबर में एक आता है और ये 6 आएंगे आपके। तो भैया ये हो गए कितने? 30 मार्क के। और ये 4 आएंगे 10 नंबर वाले हैं, ये कितने हो गए? 40 मार्क के। 40 के ये हो गए, 30 के ये हो गए, 40 30 70 मार्क। और आते 2-2 नंबर वाले कितने? 10 क्वेश्चन, वो होते हैं जाकर के 20 नंबर के। 70 और 20 90। और एक नंबर वाले आते हैं 10 क्वेश्चन। इस तरह से पेपर पूरा कितने का होता है? 100 मार्क्स का। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और क्वेश्चन यही सब होंगे। ओके, देखते हैं। पहला है ख्याति का ख्याति का अर्थ व मूल्यांकन की विधियां। देखिए ख्याति के मूल्यांकन की तो 3 विधियां हैं, लेकिन इसका होती क्या है ख्याति? देखिए जब अच्छे व्यापार करते करते किसी व्यक्ति को समय व्यतीत हो जाता है तो मार्केट में उसका नाम हो जाता है। तो मार्केट में जो उसका नाम हो जाता है, जिस कारण से अनजान व्यक्ति भी उसकी शॉप पर ही पहुंचने लगता है, इसी के लिए हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। दूसरे शब्दों में आपको बाजार से जितने रुपए का माल उधार मिल जाए, समझ लो वही आपकी क्या है? ख्याति है। आपके मेरे पास 10,000 रुपए रखे हैं, वो आप में से एक साथी हमारे आए जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो कोई पैसा पैदा नहीं करता है, और वो आके कहता है कि जरा 500 रुपए दे देना। तो हम कहते हैं अरे पैसे तो हैं ही नहीं, और उसको वापस कर देते हैं, या कह देते हैं मात्र 100 रुपए पड़े, अगर लेना है तो ले जा, और उसे वापस कर देते हैं। दूसरा साथी एक आता है जो कहता है कि भाई मेरे को 10,000 की ज़रूरत है, तो हम कहते हैं कि नहीं 10 नहीं 20 ले लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसा क्यों है? जबकि दोनों दोस्त हैं, दोनों की गुडविल में अंतर है, ख्याति में अंतर है। क्या होती है ख्याति? सामने वाला जितना आप पर भरोसा कर ले, समझ लो वही आपकी क्या है? गुडविल है। आप पर भरोसा तभी कर रहा है जब उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू है, आप ईमानदार हैं, आपका लेन देन साफ है, आपका व्यवहार ठीक है, आप कहीं ना कहीं व्यवहार में अच्छे हैं। इन्हीं सब कारणों से हमारी क्या तैयार होती है? ख्याति तैयार होती है। तो दोस्तों ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। मैं इतना ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ, ये आ ही रहा है पेपर में। ओके, अगला है साझेदारी फर्म के विघटन की विधियां लिखो। देखो ये है तो वैसे हटा दिया गया इस बार आपके 2019 में कोविड-19 के कारण, जो कोविड-19 कहते हैं उसके कारण जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें ये चीज़ हटा दी गई। लेकिन फिर भी विधियां 3-4 हैं, आप उनका नाम याद कर लीजिएगा। अगला है संपत्तियों व दायित्वों का पुनः मूल्यांकन कैसे होता है। यू नो वेरी वेल दैट जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है उसमें समस्त संपत्तियों को नया मूल्य दे दिया जाता है। उससे क्यों दे दिया जाता है? कि उससे तुरंत का जो मूल्य है वो पता चल जाए। तो उसमें दायित्वों में क्या होता है और संपत्तियों में क्या होता है, घट रहा तो किधर जाएगा और बढ़ रहा है
तो किधर जाएगा, ऐसी संपत्तियों का मूल्य घटा है तो किधर जाएगा, बढ़ा है तो किधर जाएगा, ये आपको तैयार करना है। अगला, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे तैयार किया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके लिए कहते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अंशधारी तथा ऋणपत्रधारी में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है, अंशधारी और ऋणपत्रधारी। अरे अंशधारी, जिसने अंश को खरीदा है वो अंशधारी है, जिसने ऋणपत्र को खरीदा है वो ऋणपत्रधारी है। अंशधारियों को लाभांश मिलता है, ऋणपत्रधारियों को ब्याज मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है अंशधारी और ऋणपत्रधारी वाला दोस्तों। अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, ऋणपत्रधारी लेनदार होते हैं, ये वोट करने के हकदार होते हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अंशधारियों द्वारा लिए जाते हैं, ऋणपत्रधारियों द्वारा नहीं लिए जाते हैं। कंपनी का समापन होता है तो सबसे पहले पैसा ऋणपत्रधारियों को दे दिया जाता है, इन्हें नहीं दिया जाता है, इनको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है, जबकि अंशधारियों को अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है। तो ये इतने डिफरेंस है। जो अंश और ऋणपत्र में अंतर है दोस्तों, वही अंशधारी और ऋणपत्रधारी में भी मिलते जुलते ही अंतर हैं। एक को तैयार कर लोगे तैयार हो जाएगा। अग्रिम व अपशिष्ट याचना, अग्रिम का मतलब होता है दोस्तों एडवांस। देखिए, जब हम अंशों को जारी करते हैं तो पैसा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, अगर हो सकता है तो थर्ड कॉल तक या आगे भी कोई कॉल की गई हो तो उस पर पैसा मांगते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आप में से ऐसा हमारा दोस्त है जो कहता नहीं भाई सारा पैसा हमसे अभी ले लो, तो वो जो पैसा एडवांस हम दे रहा है उसका लेखांकन तो करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कॉल्ड इन एडवांस। कॉल्ड इन एडवांस तो ये हो गया। अब भैया कॉल इन एरियर क्या होता है, जब हमने पैसा मांगा और कोई साथी अगर उसका पेमेंट नहीं कर पाया तो समझ लो जो उसने पेमेंट नहीं किया वही हमारी अपशिष्ट याचना होती है। इस पर इंटरेस्ट का भी प्लान होता है। कंपनी क्या कर सकती है, इंटरेस्ट ले सकती है और इंटरेस्ट दे भी सकती है। अंशों का हरण किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने अंशों पर देय रकम का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी क्या करती है, उसे उचित नोटिस भेजती है कि भाई तुमने अभी तक हमारा पेमेंट नहीं किया है, उसको कर दिया जाए। और 3 नोटिस देने के बाद कंपनी क्या करती है कि उसको जो भी अंश इशू किए थे उनको कैंसिल कर देती। वहीं बैठे बैठे किसी के घर पे गई छीनने के लिए तो कोई लाठी से मारेगा दोस्तों, डंडे से मारेगा, तो कंपनी घर किसी की नहीं जाती है। वो क्या करती है कि तुम्हारे लिए जो फायदा मिलने वाला था, आपके अकाउंट में जो कुछ पहुंचने वाला था, वो वहीं से क्या कैंसिल कर दिया जाता है और वो किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं अंशों का हरण। संचित पूंजी खाते में लेखा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में वही पैसा जाता है जो हरण किया हुआ पैसा है, उसी पैसे को तो इसमें ट्रांसफर किया जाता है। अंशों का अति एवं अल्प अभिधान, देखो दोस्तों जब हम 10,000 जारी कर रहे थे, एप्लीकेशन आ गई हमारे पास में 15,000 की, तो ये हो गई अति। अति का मतलब होता है अधिक, यानी अधिक। अल्प का मतलब है हम जारी 10,000 कर रहे थे और एप्लीकेशन हमारे पास आई 8,000 की, तो ये हमारा कौन सा है, अल्प है। अरे ज्यादा जनता मांग ले तो अति और कम मांगे तो अल्प। संचयी शोधन कोष, बस सिंकिंग फंड के बारे में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस साल आ जाएगा सिंकिंग फंड के बारे में। देखिए एक संचयी शोधन कोष का मतलब, संचयी का मतलब होता है कि किसी चीज में एकत्रित होते चले जाना। इसमें एक ऐसा फंड खोल दिया जाता है जो डिवेंचर रिडम्पशन के लिए मतलब होता है। ऋण पत्रों के भुगतान की या शोधन की विधियां 100% इस बार की बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपको मिलेंगी, ये उसी का पार्ट है। ओके, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ना। तो संचयी शोधन कोष एक ऐसा, कोष का मतलब क्या होता है, कोष का मतलब होता है एक प्रकार की तिजोरी से, यानी कोई पैसा जहां पर हम सुरक्षित रखते हुए चले जाते हैं वो हमारा क्या बनता है, जाकर के कोष बनता है। यानी कोई भी ऋण पत्र का भुगतान जब हमें करना हो, ये डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी होता है दोस्तों ये। ओके, ये 2 चैप्टरों में डिपेंड करता है इसके लिए। तो जब हमें कोई नई मशीन खरीदनी हो या हमें ऋण पत्रों का भुगतान करना हो, तो एक साथ अगर हमें 5 लाख की 10 लाख की जरूरत पड़ेगी तो हमारे बिजनेस में एक बार का झटका लग सकता है। तो किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे इसके लिए क्या होता है कि बड़ी अमाउंट एक साथ में इकट्ठी करने से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर साल एक खाते में जमा करते चले जाते हैं, और उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो वो जो खाते में पैसा जमा होता चला जाता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में वो पैसा निकाल करके और अपना जो उद्देश्य उसे पूरा कर लिया जाता है, इसी को कहते हैं संचयी शोधन कोष। सिंकिंग फंड के बारे में भी यही चीज़ है सेम। इसमें क्या होता है कि एक बैंक को बताना होता है कि 5 लाख या 10 लाख हमें रुपए चाहिए, तो वो एक अमाउंट निकाल करके दे देता है बैंक वाला, और उतने पैसे हर साल जमा करते रहो, और उससे पहले अगर कोई घटना घटित हो गई तो समझ लो कि वो पैसा पूरा मिल भी जाता है। ओके, तो इस तरह से सिंकिंग फंड में पैसा ब्याज और प्लस जमा किया हुआ वो पूरा का पूरा उतना ही बैठता है जितने की हमें ज़रूरत है।
कंपनियों के अंतिम खाते, यू नो वेरी वेल दैट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज बी प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके, विद एडजस्टमेंट ये कंपनियों के खाते तैयार होते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। संचय एवं आधिक्य क्या होते हैं? संचय का मतलब होता है कि कोई पैसा जिसको कंपनी हर बार जमा करती चली जा रही, संचय का मतलब इकट्ठा करना है। आधिक्य का मतलब है कि जो हमें किसी को पे करने थे, लायबिलिटी थी, उससे पैसा अधिक जो हमारे पास जमा है, दैट इज आवर सरप्लस, और हिंदी में से कहते हैं अधिक। गुप्त संचय इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं व्यापार में जिनका कोई पता नहीं कि कब हो जाएं, ओके, परिवार में भी हमारे तुम्हारे ऐसे होते हैं। तो इस परिस्थिति के लिए जो परिवार का मुखिया होता है या व्यापार का मालिक होता है, वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा बिना किसी को बताए एक तरफ इकट्ठा करता रहता है। उस संचय को हम गुप्त संचय कहते हैं। ये दिखाया नहीं जाता कहीं पर। ये कैसे बनता है? अरे खर्चे अधिक दिखा करके, इनकम को कहीं कहीं पर घटा करके। अरे तुम्हारे घर में जो पिताजी हो, भाई हो, माता जी हो, वो थोड़े पैसे बचा बचा के एक तरफ कहाँ से रखते होंगे, कैसे रखते होंगे, वही चीजें तो यहाँ पर कंपनी के रूप में लिख देनी है कि कंपनी कैसे करती है। कंपनी खर्चा हुआ 20,000 का, दिखा देगी 25,000, 5,000 लिए एक तरफ रख लिए, ओके। ये कब काम में आता है? जब कोई घटना घटित हो जाए, कोरोना जैसी महामारी की तरह कोई और समस्या आ जाए, ठीक है, जिसमें वेतन देने का हो, कोई नई मशीन लगाने का हो, बिजनेस बढ़ाने का हो, गुप्त संचय का प्रयोग कर लिया जाता है। त्याग अनुपात, त्याग किसे कहते हैं दोस्तों? जो हम लोग अपना शेयर किसी दूसरे के लिए देने को तैयार हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है। और त्याग अनुपात कब होता है? जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ नया प्रवेश करता है, ओके। अगला हिरासकोश पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति में क्या अंतर है? दोनों के बारे में आप जानते हो। वार्षिक वृद्धि पद्धति में क्या होता है कि पॉइंट के साथ में एक संख्या मिलती है, उसकी जब टोटल से गुणा कर देते हैं, जो भी मशीन वगैरह खरीदने जाते हैं, प्लांट खरीदने चाहते हैं, तो उसी से गुणा करके जो निकलता है वो डेप्रिसिएशन निकल जाता है। हिरासकोश पद्धति में क्या होता है? इसमें जितना हिरास आता है इसकी कैलकुलेशन दूसरी तरीके से होती है। हिरासकोश पद्धति की कैलकुलेशन भी गुणा करके होती है, लेकिन इसमें जितना पैसा होता है वो एक तरफ फंड में जमा करते चले जाते हैं, और जमा करते करते क्या होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद उतना पैसा हमें मिल जाता है, ओके। स्थायी एवं चालू संपत्तियों किसे कहते हैं? अरे भाई, स्थायी और चालू संपत्तियां, वे संपत्तियां जिनको एक वर्ष के अंदर हम कैश में बदल सकें, वो हमारी होती हैं कौन सी? चालू संपत्तियां। और जो चालू नहीं है वो कैसी हो गई? स्थायी हो गई दोस्तों। तो चालू कौन कौन सी होती हैं? आ जाओ, उंगलियों पे आ जाओ, देखो मैं आपको गिनवाता हूं। कैश हमेशा चालू है, डेटर्स चालू हैं, बीआर चालू हैं, स्टॉक चालू हैं, बैंक बैलेंस चालू हैं, ठीक है, और यही सब मेन चीजें होती हैं, ठीक है। प्रीपेड चालू संपत्तियां होती हैं। अब स्थायी कौन सी होती हैं? जिनको हम एक वर्ष में जरूरी नहीं है बेच पाए, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, भूमि है, ठीक है, फर्नीचर है, और इस तरह की जो बहुत सारी संपत्तियां हैं जो हमें दिखाई दे रही हों, वो हमारी कौन सी कहलाती हैं? स्थायी कहलाती हैं। पूंजीगत लाभ व पूंजीगत हानि, व्यापार में पूंजी कैसे कहते हैं? व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। अब व्यापार में जो संपत्तियां यूज हो रही हैं, उनको बेचने से अगर फायदा हो रहा है तो पूंजीगत लाभ है, और हानि हो रही है तो समझ लो क्या है? पूंजीगत हानि है। आयगत से क्या होता है? जो बिजनेस हम जिस चीज में कर रहे हैं उसमें होने वाले फायदे, मुनाफे, जैसे चीनी का व्यापार है हमारा, तो चीनी को बेचने से या खरीदने से जो हमें घाटा फायदा हो रहा है वो आयगत हो जाएगा। चीनी को बेचने के लिए जिस गोदाम हमने बनाया है, उसमें फर्नीचर लगाया है, एक ट्रक ले लिया है कि बोले चलो सप्लाई करेंगे तो उधर, इन चीजों को खरीदने बेचने से अगर हानि होती है, फायदा होता है, तो वो पूंजीगत बदल जाएगा। लाभांश का अर्थ है एवं प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट। लाभांश अंशों पर मिलने वाला लाभ में हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? लाभांश कहलाता है। कितने प्रकार का होता है? देखिए, याचित लाभांश, चुकता लाभांश, संचित लाभांश, ठीक है, अंतरिम लाभांश। अंतरिम लाभांश बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष के अंत में समय से पहले ही दिया जाने वाला लाभांश क्या होता है? अंतरिम लाभांश होता है। कंपनी को जब मुनाफा ठीक ठाक हो रहा होता है तो वो बीच में कह देती है कि भैया ऐसा है, लाभांश ले लो, ठीक है। तो इस तरह से ये लाभांश हो गया, इसका अर्थ हो गया, और प्रकार मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। 6-7 प्रकार हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये अकाउंटेंसी का पेपर अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा। जो बातें आपने सुनी हैं, बेस लगभग में तैयार हो जाता है। अगर ना हुआ हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ लो कि आप यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिखें, इनका जो मेन मकसद है वो तो समझ में आ ही जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बीओ का, बैंकिंग का सारा इंपॉर्टेंट मेरे चैनल पे आपको बना हुआ है, मिल रहा होगा, मिल जाएगा, सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा 12th की, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ पर ये नंबर हमने एक दे दिया है, और ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है।
और इसके पीछे और कोई मकसद नहीं। जितनी सेवा है, नोट्स हैं, सब फ्री हैं, निःशुल्क हैं, कोई किसी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवा के लिए चैनल बना हुआ है। तो मिलते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा हमारे चैनल से और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से लेकर के एमकॉम तक की जितनी भी आपकी पढ़ाई है हमारे चैनल पे इसी तरह से आपको मिलती रहेगी, बहुत ही सरल लैंग्वेज के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगली वीडियो देखना ना भूलना, जो बनी हुई है बीओ का इंपॉर्टेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में।